क्वेश्चन नंबर 61 से ना। देखो ये कह रहा है क्लॉथ डीलर प्रोफेस टू लॉस 9% ऑन द सर्टेन गारमेंट्स बट ही यूजेज ए मीटर हैविंग ए लेंथ ऑफ 91 सेंटीमीटर ओनली एंड चार्जेस फॉर द मीटर फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। एक कपड़ा व्यापारी है, वो एक निश्चित परिधान पर 9% का नुकसान होने का दावा करता है। देखो 9% का नुकसान होने का दावा करता है तो वस्तु वो लॉस पे बेचेगा, ठीक है। यदि लेकिन वह केवल 91 मीटर लंबाई का ही प्रयोग करता है। तो आप देखो 100 रुपये की अगर मेरी वस्तु होगी तो मैं उसे 9% लॉस पर 91 में सेल करूंगा। ये हो गया, रेशो से किए थे ना कल सवाल हमने। तो उसके बाद वो कह रहा है 91 सेंटीमीटर वाले मीटर का प्रयोग कर रहा है, यानी कि 1 मीटर में वो 91 सेंटीमीटर दिखाएगा, यानी कि 100 तो है नहीं, वो 100 कितना कर रहा है 91। तो उसने पूछा है कि उसका लाभ हानि क्या होगा। तो देखो इसकी कटिंग हो जाएगी, तो 1 रुपया और 1 रुपया, ये रेशो आ गया 1 और 1 का। तो इसका मतलब जितने में वो खरीदना है उतने में बेच रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। A dishonest shopkeeper uses 10% less weight and time of buying of goods while he uses 10% faulty weight at the time of selling the goods. What is the profit percent? यानी कि देखो बताया था जब वस्तु खरीदते समय और बेचते समय दो तरह का घोटाला होता है। जब वो खरीदने जाएगा वस्तु को तो पैसे तो उतने ही देगा जितने वो मांगेगा, लेकिन सामान ज़्यादा उठा कर ले आएगा। लेकिन जब वो वस्तु को बेच रहा होगा तो अब सेलर है, तो अब वो कितनी भी वस्तु दे सकता है, ग्राहक से पैसे उतने ही लेगा जितने बताए। उसने बोला एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% कम वजन का यूज़ करता है और बेचते समय 10% गलत वजन का यूज़ करता है। देखो 100 रुपये देकर सामान उससे ले आएगा 110 का, लेकिन जब वो बेचेगा सामान तो 100 रुपये बचाएगा, 100 रुपये बताएगा उसे, बता दिया 100 रुपये का, लेकिन देगा कितना सामान 10% कम, यानी कि 90 सामान देगा। तो उसका प्रॉफिट लॉस पूछा है बस, 0 से 0, 9 और 11 का अनुपात आ गया। तो कितना फ़ायदा हो रहा है 2 रुपये का, 9 रुपये पर कितना परसेंट है 22 से ही 2/9, ठीक है ना। किसी किसी किताब में इसका आंसर 21% भी है, लेकिन उस सवाल में इसकी लैंग्वेज चेंज है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 10-10% को अगर हम सक्सेसिव वाले से देखेंगे तो 10-10 20 और 1 21 बन जाता है एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से। तो 21 भी आ सकता है इसका आंसर, लेकिन वहाँ लैंग्वेज चेंज होगी, ये नहीं होगी कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है ना। इसने बोला है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% कम वजन का उपयोग करता है और बेचते समय 10% गलत वजन का यूज़ करता है। तो देखो सामान खरीदने क्या 100 रुपये का, गलत वजन का यूज़ करके वो 110 रुपये का सामान ले आया, दिए 100 रुपये, ज़्यादा सामान ले आया उसके वहाँ से, गलत बोलेगा तो हमेशा बढ़ा देगा बिल्कुल। और जब वो बेचेगा, बेचते समय वो 10% घोटाला अगर करेगा तो ज़्यादा सामान तो देगा नहीं क्योंकि नुकसान हो जाएगा, कम सामान उसे देगा तो वो 90 रुपये का सामान देगा 100 रुपये में। तो कायदे में वो सामान उसका 110 रुपये का 90 कितना फ़ायदा हो गया 20 का। भाई 10 का लाभ यहाँ कमाया, 10 का लाभ यहाँ कमाया उसने, क्रय मूल्य उसका 90 है तो 20 का लाभ है 90 पर, वही 2/9, 22:2/9 है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये प्रॉब्लम में भी आ जाता है ज़्यादातर बच्चों के। तो कह रहा है डिसऑनेस्ट डीलर डिफ्रॉड्स टू द एक्सटेंड ऑफ X% इन बाइंग एज वेल एज सेलिंग हिज गुड्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स, व्हाट विल बी द गेन परसेंट ऑन हिज आउटलेट। एक बेईमान डीलर है जो दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके अपने सामान को खरीदने और बेचने में X% की सीमा तक धोखा देता है, उसके क्या परिव्यय पर लाभ प्रतिशत होगा। तो उसका टोटल लाभ प्रतिशत ही पूछा है उसने आपसे। क्वेश्चन तो सेम है पहले वाले की तरह 10-10%, लेकिन वहाँ परसेंटेज थी, लेकिन यहाँ एक्स है। आप देखो 100 रुपये की वस्तु है, जो मैंने अभी इधर समझाया था ना, इस वाले से देखते हैं। 100 रुपये की वस्तु है, जब वो वस्तु खरीदने गया तो 100 रुपये पे X% का उसने लाभ ले लिया, ज़्यादा वस्तु ले आया, तो 100 का X% कितना आएगा X, तो 100 + X हो गया। लेकिन जब वो बेचेगा वस्तु को तो X% कम तोल कर देगा वस्तु को, तो 100 - X, तो उसका लाभ तो 2X हो जाएगा,
तो देखने में तो ये लगा देते हैं ज़्यादातर बच्चे 2x नहीं होगा, क्योंकि लाभ हमेशा परसेंटेज में बताना है तो क्रय मूल्य पर आएगा, और यहाँ क्रय मूल्य बनेगा ये, है ना। तो लाभ तो 2x का ही हो गया, बटे में होगा 100 - x इंटू 100, ये आंसर होगा आपका। अब देखो कोई ऑप्शन है नहीं है ना, तो नन ऑफ दीज लगा देंगे। और जब एग्जाम में आया था तो 2x लगा दिया था ज़्यादातर बच्चों ने कि x और x 2x। ये क्वेश्चन है, ये इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। नमस्ते। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आपके चलते हैं। इन चारों टाइप में एक ही लैंग्वेज फॉलो करती है। अभी तक एग्जाम में 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इसमें एक टाइप अब भी रह गया है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसकी बेसिक सी लाइन इक्वेशन है, उस इक्वेशन को लिखेंगे, उसी से ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे वो कितनी ही लैंग्वेज घुमाए। अगर वो इक्वेशन हमने कहीं भी स्किप करी तो हो सकता है हम एग्जाम में लैंग्वेज चेंज होती सवाल गलत कर दें। इसने बोला है बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ ए शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार को 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो सिंपल, आप घटाकर 22 पर निकाल सकते हो, पर आप देखो जब भी कोई दुकानदार कोई वस्तु बेचता है तो उतनी ही वस्तु उसे खरीदनी पड़ेगी, तभी तो बेचेगा। तो अगर वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर ही खरीदेगा। लेकिन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर कभी नहीं हो सकता। कब होगा, जब या तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अगर उसे लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से, और जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य से कम होगा विक्रय मूल्य से। तो हमने माना कि 33 मीटर कपड़ा है, तो 33 मीटर का सेलिंग प्राइस लिखा हमने कि 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होगा किराय मूल्य प्लस लाभ। किराय मूल्य भी 33 मीटर कपड़े का ही होगा, तो 33 मीटर कपड़ा है तो 33 मीटर कपड़े का सीपी प्लस लाभ 11 मीटर कपड़ा है कितना, एसपी का। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एसपी पर है सीपी पर है। तो 11 मीटर का जो कपड़ा है वो एसपी पर है, प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पर है। अगर ये सीपी पर होता तो यहीं जुड़ जाता, और एसपी पर है तो इधर आके घट जाएगा। बस ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, सारे हो जाएंगे इससे। इसे घटा देते हैं इधर, तो 22 एसपी बराबर 33 सीपी। तो आप देखेंगे सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा। देखो एसपी तो है 33, सीपी है 22, तो सीपी और एसपी का जो अनुपात आ गया हमारे पास वो 2 और 3 का आ गया है। तो आपको सीधे पता चला है 1 रुपये का फायदा है भाई। 1 का फायदा है किस पर, 2 पर, तो 1/2 50%, ठीक है। बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ ए शॉपकीपर लॉसेज मनी इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, फाइंड द लॉस परसेंट। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर पैसे खो देता है, हानि प्रतिशत पता नहीं है। तो देखो 33 मीटर बेचा है तो 33 का एसपी, ठीक है, और 33 ही बेचा है तो 33 खरीदेगा बराबर 33 का सीपी। अब लॉस है तो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा, माइनस होगा 11 का एसपी। अब की बार ये जुड़ जाएगा इधर आके, तो एसपी तो होगा 33 भाई, जो दूसरे के पास है दूसरे की वैल्यू है भाई। अगर मैं ऐसा लिख दूँ 2x बराबर 3y, तो x की वैल्यू 3 होती है, y की वैल्यू 2 होती है, जिसके पास जो वैल्यू दूसरे की है। तो ये 33 CP है, तो ये SP की वैल्यू है 33, और ये जुड़ेगा 11 तो 44 हो गया हमारा CP। तो ये CP है और ये SP है, तो नुकसान हो रहा है ना 11 का, किस पर, 44 पर, गुणा 100, ठीक है। देखो कुछ बच्चे इसे डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं, जैसे पहले वाला सवाल था कि 11 मीटर बेचा है, 11 के विक्रय मूल्य के बराबर ही है, तो इसमें से घटाएंगे डायरेक्ट 22, तो 11 का लाभ है 22 पर, 11/22 1/2 50%, ठीक है। इसे भी याद कर लेते हैं कि हानि है तो जोड़ दो सीधे सीधे कि 44 हो जाएगा, 11/44 25%, ठीक है। लेकिन वो याद करी हुई चीज़ें कभी ना कभी दिमाग से निकल जाएंगी, है ना। जहाँ आपकी प्रैक्टिस छोटी तो ये काम आएगा ही आएगी, तो इस लाइन को भी ध्यान रखना ही रखना है। डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इस लाइन को जरूर ध्यान रखें। By selling 33 meter of clothes, a shopkeeper earns loss equivalent to the cost price of 11 meter cloth.
फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो 33 का एसपी, 33 का एसपी बराबर हो जाएगा हमारे पास 33 खरीदेगा, 33 का सीपी माइनस हो जाएगा यहाँ पर लॉस, कितना लॉस है 11 का सीपी। ठीक है जी, अब ये 11 ही माइनस हो जाएगा ना, 22 का सीपी और ये हो गया 33 का एसपी, ऐसे ही रहा है। तो सेलिंग प्राइस 22 है और सीपी 33 है, तो 11 का नुकसान हो रहा है किस पर, 33 पर। तो कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है, 1/3, 33 से 1/3 गुणा 100 कर देंगे। ठीक है नितिन, पक्का। हाँ देखो सीपी की वैल्यू तो यहाँ है ना, एसपी की वैल्यू यहाँ है, इस वजह से 33 आ जाएगा। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ्स ए शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, फाइंड हिज परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो 33-11 चल रहा है और आंसर चेंज होता जा रहा है हर बार, बस लैंग्वेज यही देखनी है हमें। 33 मीटर बेच रहा है तो 33 का एसपी बराबर 33 बेचेगा तो सबसे पहले 33 खरीदेगा, फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट लॉस देखना है। 11 मीटर कपड़े का लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा 11 किस पर, सीपी पर। चलो अब की बात जुड़ गए हैं, ये हो गया 44 का सीपी और ये 33 का एसपी। तो एसपी तो है 44, सीपी है 33, तो 33 की वस्तु है 44 में आप बेच रहे हो, तो 11 का फायदा हो रहा है 33 पर, तो 11/33 गुणा 100, 33 है ये गुणे 3, ये आंसर। ठीक, ये कह रहा है कि 12 कॉपीज ऑफ ए बुक वर सोल्ड फॉर ₹1800, देयर बाय गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉपी इज। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों का लागत मूल्य प्राप्त होता है, तो एक कॉपी का लागत मूल्य क्या है। ठीक है जी, देखो 3 प्रतियों की लागत मूल्य प्राप्त होता है, और इंग्लिश में देखेंगे ना आप तो देयर बाय गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ, तो ये लाभ की बात कर रहा है। ठीक है ना, हिंदी में क्लियर नहीं हो पाएगा आसानी से, पर इंग्लिश में दे रखा है कि उसे जो लाभ मिल रहा है वो 3 प्रतियों के कॉपी के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ है। ठीक है, तो अभी हम 1800 रुपये को इग्नोर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। हमें सवाल में दे रखा है कि 12 प्रतियां उसने बेची हैं, तो 12 का एसपी, जब 12 बेची तो 12 खरीदेगा, 12 का प्लस प्रॉफिट है कितने का, 3 का सीपी, इधर ही जुड़ जाएगा ये। देखो 12 का एसपी बराबर हुआ हमारे पास 15 का सीपी। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है तो मैं सीधे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दूंगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछी इसने, तो यहीं रुक जाएंगे हम। उसने हमें दिया था कि जो 12 प्रतियां बेची हैं वो 1800 रुपये में बेची हैं, यानी कि जो 12 प्रतियों का जो सेलिंग प्राइस है वो 1800 रुपये के बराबर है, यानी कि ये 1800 के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसे 12 से भाग करूंगा तो एसपी आ जाएगा एक वस्तु का, और ये जो 12 वस्तु का एसपी है ये 15 वस्तु के सीपी के भी बराबर है, तो अगर मैं इसे 15 से भाग करूंगा तो एक का सीपी आ जाएगा। तो मुझसे कॉस्ट प्राइस ही पूछा है उसने, तो मैं 15 से इसे भाग करूंगा तो 1800/15, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 120 रुपये। ठीक है ना, 15 बारी में 180। तो कह रहा है ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720 देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल इज। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो गेंद का लागत मूल्य क्या है। तो देखो 720 को इग्नोर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 17 गेंदें बेची हैं तो 17 खरीदेगा, प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। ठीक है ना, ठीक है, 17 का एसपी बराबर 17 का सीपी माइनस लॉस है 5 का सीपी एसपी, सीपी क्रय मूल्य कह रहा है ना। ठीक,
यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 17 का SP बराबर है 12 का CP। बस यहीं रहने देंगे, परसेंटेज नहीं पूछी है। उसने कहा है कि 17 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है वो 720 है, तो 17 का जो सेलिंग प्राइस है वो 720 है। तो या तो 17 से भाग करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, जो कि नहीं पूछा। 12 से भाग करना है तो हमारे पास CP आ जाएगा, तो 12 से भाग करके CP ही पूछा है उसने, तो 12 से डिवाइड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 60 रुपये। हाँ, इस पे पॉइंट में चला जाता, बिल्कुल। पॉइंट में भी वैसे करते कि 680 प्लस 40 कर लेते, 40 पूरा पूरा आ जाता, 40 को डिवाइड करके 2 रुपये कुछ पैसे लिख देते, फिर हम डायरेक्ट भाग नहीं करते ना। हमें क्या करना होता है, उस नंबर के पास नंबर सोचना होता है कौन सा इससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे मुझे 172 को 9 से डिवाइड करना है, तो 172 को 9 से डिवाइड नहीं करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि 171 19 निम्मा होता है, तो डायरेक्ट 171 आना चाहिए, वरना तो वही करोगे 9 एकम 9 8 बचा, ठीक है ना। तो उस चीज़ से बचना है। फिर जो टेबल हमें याद है वो देख के याद आना चाहिए ना। जैसे मुझे 23 का टेबल याद है, अगर कहीं 206 आ गया तो मुझे पता है 207 होता तो 23 निम्मा हो जाता, तो टेबल याद है, वरना नहीं याद है। भाई आपसे अगर मैं पूछूं 15 है, 2 से डिवाइड कौन सा होगा, आप कहते हैं 14 हो जाएगा या 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पूरा पक्का याद है। ऐसा बहुत रेयर होगा 2 का याद ना हो किसी को। कह रहा है मोहन बॉट 25 बुक्स फॉर ₹2000 एंड सोल्ड दैम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज, मोहन ने 2000 रुपये में 25 पुस्तकें खरीदी, 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं 2000 रुपये को। 25 पुस्तकें खरीदी हैं तो 25 बेचेगा, तो लिखते हैं 25 का SP बराबर 25 का CP प्लस प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5 का SP, क्योंकि विक्रय मूल्य है। ठीक, अब ये धरा के घट जाएगा, तो 20 का SP बराबर होगा 25 का CP, और जो 25 का CP है उसने पहली लाइन में दिया है 2000 रुपया, तो 25 का CP बराबर है 2000। अगर आप इसे डिवाइड करते हो 25 से, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। CP हमसे पूछा नहीं है, उसने SP पूछा है, तो आपको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 100, यही पूछा है इसने। 25 पुस्तकें खरीदी हैं। 25 पुस्तकें खरीदी हैं तो CP होना चाहिए, हाँ। और जब बेचेगा तो 25 ही बेचेगा, तो यहीं से शुरू करना है हमें सवाल कि 25 का विक्रय मूल्य, ठीक है ना। भैया ये है जो मतलब जैसे हमने कोई सामान बेचा, हाँ, मतलब बेचा तो पहले खरीदना पहला पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बिल्कुल, तब बेचा। तभी हम बेचेंगे, बिल्कुल। ठीक है शिवा भाई, आ रहा है समझे। अब भी छुट्टी हो जाएंगी क्या, अब भी छुट्टी होंगी क्या। कह रहा बाय सेलिंग 14 वॉचेज ऑफ इक्वल कॉस्ट प्राइस एट द रेट ऑफ 450 ईच, देयर इज ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 वॉचेज। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉचेज, समान लागत मूल्य की 14 घड़ियों को प्रत्येक 450 रुपये की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। घड़ी का लागत मूल्य क्या है। देखो समान लागत वाली 14 घड़ी को बेचा है, और प्रत्येक को कितने में बेचा है, 450 रुपये में, और लाभ कितना हुआ है 4 घड़ियों के लाभ के। ठीक है, लैंग्वेज से भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। खैर 14 घड़ियाँ बेची हैं तो खरीदेगा, 14 का SP बराबर 14 का CP प्लस 4 का CP, बिल्कुल ठीक, जुड़ जाएगा इसमें। तो 14 का SP बराबर 18 का CP। अब ये बराबर किसके है, 450 के, यानी कि 14 से भाग करोगे तो 1 का SP आने वाला है, 18 से भाग करोगे तो 1 का, क्या पूछा है उसने हमसे, CP ही पूछा है। करो जी 14 18 से भाग, 18 25 में होते हैं, हाँ, लेकिन उसने पूछा क्या है हमसे, लेकिन ये जो दे रखा है 450 रुपये क्या टोटल वस्तु है, प्रत्येक घड़ी का है, टोटल वस्तु तो नहीं है, यहाँ तो नहीं रख सकते हम इसे, ठीक है जी। चलो जी, देखो आप कैसे कर सकते हैं इसे, 25 की 14 में गुणा कर देंगे 350 आ जाएगा, लेकिन 14 में क्यों करेंगे, 14 खरीदी उसने, हाँ जी 4 का लाभ है, बिल्कुल। आपने जब इसके बराबर देखा
तो यहाँ पर CP और SP का रेशो आ जाएगा, CP और SP का, ठीक है। क्या अनुपात आया इनका? 7 और 9। तो CP कितना है हमारा? 7 और SP कितना है? 9। ये 9 को कह रहा है तुम्हारा 450, 7 को आपसे पूछा है, ठीक है ना। यहाँ CP और SP का अनुपात लेना है, प्रॉफिट लॉस नहीं दे रखा ना। तो 9 को 450, को 50, 7 को 350, तो सी ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, ये शीट तो खत्म हो गई हमारी, ठीक है ना। ठीक है, टाइप 2 में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंट इज। ठीक है, इसने सीधे सीधे इक्वल बोला है तो दोनों के इक्वल रख देंगे हम। इसने बोला है 15 आर्टिकल का जो हमारा क्रय मूल्य है, जो CP है, वो बराबर है 10 आर्टिकल का SP, रख दिया बराबर। तो यहाँ से CP और SP का अनुपात आ जाएगा, 5 से काट लीजिए आप 3, 5 से काट लीजिए 2, तो CP तो है 2 और SP है 3। तो 2 रुपये की वस्तु 3 रुपये में अगर आप सेल कर रहे हो तो 1 का प्रॉफिट है, तो 1 का प्रॉफिट है 2 पर कितना परसेंट है? 1/2 गुणा 100, 50%, बिल्कुल ठीक। कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम्स देन देयर इज, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 16 का SP बराबर है 20 का CP, ठीक है ना भाई। डायरेक्ट बच्चे से ऐसे भी याद कर लेते हैं कि अंतर बटे विक्रय मूल्य 4/16, लेकिन वो विक्रय मूल्य नहीं है, वो कायदे में क्रय मूल्य है। तो SP हमारे पास 20, CP है 16, तो CP 16 है और फायदा होगा 4 का, तो 4/16 गुणा 100 कर देंगे, तो 1/4, 4 से काटोगे तो 25%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, द लॉस और गेन परसेंटेज, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो सीधे देखेंगे हम कि विक्रय मूल्य जो है वो 50 है, क्रय मूल्य जो है वो 40 है, तो 40 की वस्तु है और 50 में आप सेल कर रहे हो, तो 10 का फायदा हो रहा है 40 पर, तो 1/4 गुणा 100, ये भी 25% ही आ जाएगा। ठीक है, कह ए मैन बाय 12 आर्टिकल फॉर ₹12 एंड सेल दैम एट द रेट ऑफ 1.5 पर आर्टिकल, हिज गेन परसेंटेज। ये तो सिंपल सा सवाल दे रखा है आपको बिल्कुल। एक आदमी 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदा था, एक वस्तु कितने की? 1 रुपये की, 1 रुपये की खरीदी और वो बेच रहा है 1.25 रुपये में। अगर 100 रुपये की होती तो 125 में बेचता, 25% लाभ होता। यही पूछा है उसने, कितना लाभ है। भैया अगर नॉर्मल करना तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 की पहले, किसमें? इसमें नहीं, 0.25 में, हाँ 0.25 में, तभी तो तो टोटल हाँ बिल्कुल ठीक है, 15 आ जाएगा फिर भाई, 1.25 गुणा 12 करेंगे 15, तो 3 का फायदा हो जाएगा 12 पे, 3/12 1/4 25%। मुझे लगा 12 की 12 में कह रहे हो। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 100 से आपने 100 बना दिए से, हाँ, 125 हो गया ये। नहीं ये 100 पे परसेंटेज निकालनी पड़ती है ना, परसेंटेज 100 पे निकालते हैं। आप परसेंटेज निकालोगे तो 100 की गुणा करोगे, तो मैंने 100 की गुणा करी है इनडायरेक्टली, जिससे हमें परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही आ गया। If I would have purchased 11 articles for ₹10 and sold all the article at the rate of 10 for ₹11, the profit percent would have been। देखो वस्तुएं अलग अलग खरीदी गई हैं, अलग अलग बेची गई हैं। कह रहा है यदि कि कोई व्यक्ति है वो 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद रहा है और 11 रुपये में 10 वस्तु बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप सिंपल सी चीज़ इसमें देखें, जितनी वस्तु खरीदी जाएंगी उतनी ही अगर वो बेच दे तो उसे केवल रुपये में कंपेयर करना है कि कितने रुपये उसके ज़्यादा या कम आए हैं। ठीक है, तो इसमें वस्तुएं बराबर करेंगे बस। हालांकि इसमें क्या करते हैं बच्चे, गुणा कर लेते हैं 10 की 11 की 10 में, 10 की 11 में, ठीक है ना। तो सीधे सीधे आपका लाभ हानि पता चल जाता है। जैसे रुपए और क्वांटिटी बोला है कि 10 रुपये में 11 वस्तुएं और 11 रुपये में 10 वस्तुएं, तो इनकी गुणा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121, 21 का लाभ हो गया सीधे सीधे। लेकिन ये याद करने वाली बात है, गुणा क्यों कर रहे हैं ये भी तो पता हो। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इक्वल करेंगे,
देखो ये बहुत आसान सवाल है, अगर ये वाला सवाल आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में सवाल आने के चांस ऐसे होते हैं, 2 बार खरीदा गया, 1 बार बेचा गया, 1 बार खरीदा 3 बार बेचा गया, तो वस्तु के 3 पार्ट कर देता है वो, उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगनी नहीं है। तो हम सीधे देखेंगे कि क्वांटिटी सेम करेंगे, ऊपर 11 और 10 है तो यहाँ करते हैं 10 की गुणा, जिससे 110 हो जाएगा। यहाँ करते हैं 11 की गुणा, ये भी 110 हो जाएगा। इसका मतलब जितनी वस्तु खरीदी उतनी ही बेच दी। तो लाभ प्रतिशत केवल रुपए में देखना है, वस्तु में नहीं देखना है। भैया अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 12 वस्तु खरीदी 15 बेच दी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 12 खरीद के 15 बेच दूँ, 12 खरीदी 9 बेच दी, ऐसा हो सकता है। लेकिन कितना लाभ हुआ आप कहोगे, रुपये बताओ पहले, कितने में खरीदी कितने बेची। तो प्राइस से मतलब होता है क्वांटिटी से नहीं, तो क्वांटिटी सेम करनी है बस। तो 10 की गुणा करिए ना तो दोनों में होगी, तो ये तो हो जाएगा 100 रुपये का और ये 110 वस्तु, तो 100 रुपये में 110 वस्तु। इसमें गुणा करोगे 11 की तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 121। तो अब ये दोनों सेम हो गए हैं, तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि 100 रुपये की वस्तु 121 में जा रही है, तो 21 रुपये का लाभ है। किस पर? 100 रुपये पर। ये कितना परसेंट है? 21% है। ठीक, भैया हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद रहा है वो, जी। तो हमें रुपए निकालने हो तो 110 रुपए में खरीद ली हमने 11 वस्तुएं, 110 रुपये में 11 वस्तुएं, 11 दाम 110, जो शुरू वाली लाइन की नहीं गुणा नहीं कर सकते उनके आपस में, नहीं कर सकते। इनकी गुणा नहीं कर सकते आपस में, 500 हो रही है ना। प्रति वस्तु नहीं है ना, अगर भैया 12 10 रुपये प्रति वस्तु नहीं है ना। अगर भैया उधर 12 में 13 वस्तु कहता तो 10 की 12 में गुणा कर देते हैं ना। प्रति वस्तु कहता अगर, हाँ प्रति वस्तु तो कहीं नहीं ना भाई, रुपये और क्वांटिटी की गुणा तब होती है जब प्रति वस्तु हो भाई। नहीं भैया समझिए ना। अगर ये पहली लाइन मतलब हमने एलिमिनेट कर दी, हाँ सेकंड वाली देखो 11 में 10 कह रहा है, हाँ, तो इसमें 12 में 13 कहता अगर, तो हम 10 की 12 से गुणा करते हैं ना। यहाँ 10 प्लस 12 से यहाँ पर अगर इस लाइन को हटा दिया हमने, ये कह रहे हो ना? अभी थोड़ी देर के लिए हुई है। अच्छा थोड़ी देर के लिए हटानी नहीं है, हाँ, ठीक है। वो कह रहा है कि 11 में 10 फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उनकी 12 की 13 में, 12 तो भैया ऐसे होती, 13 में होती मतलब। हाँ ठीक है ना। ए पर्सन बायज at 5 pencil for a rupees and sell them at 1 rupees, his gain percent will be। एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीद रहा है, तो रुपये और क्वांटिटी, 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीद रहा है और 1 रुपये में 3 पेंसिल बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो मैंने परसेंटेज जब पढ़ाई थी, खैर आप वाले बैच में तो पढ़ाई नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ा रखी है, जो परसेंटेज पढ़ाई है तो उसमें आपको ध्यान रखना है जब रुपये सेम होते हैं तो क्वांटिटी का रेशो उल्टा ही होता है। तो ये क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है, इसको उल्टा कर दोगे तो प्राइस को डिनोट कर देगा ये। तो 5 और 3 है तो 3 और 5 हो जाएगा। अब 3 रुपये की वस्तु 5 में जाएगी तो 2 का फायदा हो जाएगा 3 पे, तो 2/3 होता है 66 से 2/3। खैर हम गुणा कर लेते हैं, 3 और 5 को इक्वल कर लेते हैं, 15 बना लेते हैं, ऊपर करेंगे 3 की गुणा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3, यहाँ करेंगे 5 की गुणा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5। तो अब हमें पता चला कि 3 रुपये में 15 वस्तु हम खरीद रहे थे, 5 रुपये में 15 वस्तु बेच रहे हैं, तो 2 रुपये का फायदा हो रहा है, 2 रुपये का फायदा हो रहा है 3 पर, तो 2/3 गुणा 100, 2/3 गुणा 100, 66 से 2/3। Oranges are bought at the rate of 10 for ₹25 and sold at the rate of 9 for ₹25। The profit percentage, संतरे को 25 रुपये में 10 की दर से खरीदा जाता है और 25 रुपये में 9 की दर से बेचा जाता है। ठीक, लाभ प्रतिशत कितना है? रुपये और क्वांटिटी, 25 रुपये में 10 की दर से खरीदा गया, 25 रुपये में 9 की दर से बेच दिया गया। क्वांटिटी सेम कर लेते हैं, ऊपर 9 की गुणा नीचे 10 की गुणा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बाकी सवाल में और कुछ पूछा नहीं है तो हमें लिखना भी नहीं है, तो हम सीधे देखेंगे 9 की गुणा करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये रही, देखो 25 नहीं मैं 225, 10 की गुणा कर रहे हो इसमें तो ये रहा 250। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का रीज़न ये होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में प्राइस से सेम हो जाते हैं, क्वांटिटी सेम हो जाती है, तो कितना फ़ायदा हो गया 25 का, किस पर? 250 पर, तो 1/10 225 पे, हाँ क्योंकि लाभ तो किस पे निकालना है हमें? कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस है 225, तो 25 का फ़ायदा है 225 पर, तो 1/9 हो जाएगा, कितना हो गया 11 से ही 1/9%।
ठीक है। देखो कभी कभी क्वेश्चन की डिजिट अजीब सी हो सकती है, तो हम इनकी कटिंग कर सकते हैं पहले ही। हमसे बोला है 25 रुपये में 10 वस्तु की दर से, तो हम 5 से कटिंग कर सकते हैं। 5 रुपये में क्वांटिटी 2 हो गई, और नीचे 25 रुपये में 9 की दर से है। इनकी कटिंग हो नहीं सकती, तो इनका ऐसे रख देंगे। तो ये डिजिट थोड़ी छोटी हो गई है। अब 9 और 2 है, आप 18 बना सकते हो, पहले 90 बनाया था। तो 18 बनाओगे तो ऊपर करोगे किसकी गुणा, तो 9 पंजे 45। यहाँ करोगे 2 की गुणा, तो ये हो जाएगा, तो फायदा हो रहा है 5 का 45 पर, 1/9 सेम आ गया। ठीक है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसा आया था कि 300 रुपये में 225 वस्तु खरीदी है, 225 में 300 वस्तु बेच दी है। अब कर लो 300 225 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी लेंथ दिया जाएगा। जबकि 225 300 2 3 का अनुपात बनना है, 75 3 और 75 चौका 3 4 का अनुपात सीधे सीधे। इफ आई परचेज 11 बुक फॉर ₹100 एंड सोल्ड देम 10 बुक्स फॉर ₹110, द प्रॉफिट बताना है हमें, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर बुक्स इज सोल्ड। यदि मैंने 100 रुपये में 11 किताबें खरीदी हैं और 10 रुपये में 110 किताबें 110 रुपये की बेची हैं, तो प्रति पुस्तक बेची गई लाभ का प्रतिशत बताइए। रुपये और क्वांटिटी, 100 रुपये में 11 पुस्तकें, 110 रुपये में 10, बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर होगी 10 की गुणा, नीचे 11 की, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, वो तो 110 हो गया। नीचे 11 की करेंगे तो ये 1210, वो तो 110 हो जाएगा अपने आप। तो कितना फायदा है 210 का, 210 का फायदा है 1000 पर। क्रय मूल्य है, कितना परसेंट है ये बताना है हमें, तो 21% हो गया। ठीक है, ये कह रहा है मैन परचेज सम एग फॉर एट 3 for 5 and sold them at 5 for 12 rupees. Thus he gained for 143 in all. The number of egg he bought is, एक आदमी ने 5 रुपये में 3 अंडे खरीदे हैं। रुपये और क्वांटिटी वही लिखना है हमें, 5 रुपये में 3 अंडे उन्होंने 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 143 रुपये का लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट दे रखा है हमें 143 रुपये। ठीक है, तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्वांटिटी सेम करना ही है। तो जितने वो खरीदे उतने ही वो बेचे, तो ऊपर कितने गुणा 5 की, तो 5 की गुणा करेंगे तो इसे काट देता हूँ मैं, या फिर इसे नीचे रख देता हूँ। चलो, हमें 5 और 3 दे रखा था, यहाँ दे रखा है हमें 12 और 5। ठीक है, ऊपर करते हैं हम गुणा किसकी, 5 की, नीचे करते हैं 3 की, जिससे 15 बन जाएगा। तो 5 की गुणा करोगे तो 25 और ये हो गया 15। इसमें 3 की गुणा करोगे तो 15, 3 की गुणा करोगे 36। तो हमारे पास ये हो गया कि जब हम 15 खरीद रहे थे और 15 ही बेच रहे थे, तो हमें जो लाभ हो रहा था 25 से 36 11 रुपये का लाभ हो रहा था। तो 11 रुपये का लाभ हो रहा है जब हम वस्तु कितनी खरीद रहे हैं, 15, या फिर कह सकते हैं 15 बेच रहे हैं, एक ही बात है। तो 11 रुपये का लाभ है, 11 रुपये इन दोनों का अंतर है ना, 11 रुपये का लाभ है। तो हमारे पास 15 वस्तु खरीदी जा रही हैं और हमें लाभ लेना है 143 रुपये का। तो कितनी वस्तु खरीदी जाएंगी ये बताना है हमें। तो इसका 13 गुना, इसका 13 गुना 195। ठीक है ना, या फिर हम लिखते हैं यहाँ पर 11 रुपये का लाभ है 15 वस्तुओं पर, एक का लाभ होगा तो 15/11, 143 पर कितना, तो गुणा 143। बात वही आनी है, 11 से काटोगे 13, 13 गुणा 15 195, वही बनेगा। देखो, ये कह रहा है मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 for ₹34 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 12 for ₹57। हाउ मैनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड टू अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45। एक आदमी ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे हैं, उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया। 45 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। सेम क्वेश्चन है, पर आप जिसकी कटिंग कर सकते हो उनकी कटिंग कर सकते हैं। पहले ही बताया था रुपये और क्वांटिटी कटिंग कर सकते हो, यहाँ भी रुपये और क्वांटिटी कटिंग कर सकते हो, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं कटिंग करके ही लिखूंगा, रुपये और क्वांटिटी। 2 से कटिंग हो रही है तो 17 4, यहाँ 3 से कटिंग हो रही है तो 19 4। ठीक है जी, अब कटिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्वांटिटी हमें बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्वांटिटी बराबर हो गई 4 4। अब हमें पता चल रहा है कि 2 रुपये का फ़ायदा है,
जब हम 4 वस्तु खरीद रहे हैं, 4 वस्तु खरीद रहे हैं, चलो 2 रुपये का फायदा है जब हम 4 वस्तु खरीद रहे हैं या 4 वस्तु बेच रहे हैं। हमें लाभ लेना है कितने का? 45 रुपये का। तो आप देखो जितनी रुपए है उसका दुगनी वस्तु है, तो 45 रुपये तो दुगनी वस्तु। आ गया आंसर? ठीक है, हाँ जी, जो 17 और 4 जो पहला वाला रेशो है, हाँ ये तो हमारा सीपी का रेशो, सीपी का रेशो है, नीचे वाला एसपी एसपी का रेशो है। तो 17 में 4 उनने पहले खरीदी, 17 रुपये में 4 खरीदी, 19 में 4 उसने बेची हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज।